प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में हम शैवालों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और शैवालों में आज हम एक प्रतिनिधि के तौर पर यानी शैवालों के जो मेंबर हैं उनके रूप में ऑसिलेटोरिया का अध्ययन करेंगे। ऑसिलेटोरिया एक नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो आइए जानें ऑसिलेटोरिया। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इसका जगत प्रोकैरियोटा है, प्रभाग साइनोफाइटा है, वर्ग साइनोफाइसी, गण नॉस्टोफिलिड्स, कुल ऑसिलेटोरिएसी और इसका वंश ऑसिलेटोरिया है। ऑसिलेटोरिया एक अति सामान्य नील हरित शैवाल है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है विद्यार्थियों, जिसकी विभिन्न प्रजातियां विविध प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांशतः लवण रहित जलीय आवासों में मिलती हैं। इसकी विभिन्न प्रजातियां गर्मियों में कार्बनिक पदार्थों युक्त प्रदूषित जल में बहुलता से पाई जाती हैं। साथ ही उथले गड्ढों, पोखरों, नहरों, नालों के तलों में यह विशाल परत के रूप में सामान्यतः पाया जाता है। तो यह एक फ्रेश वाटर एल्गी है, जिसको कहें अलवणीय जल में, मीठे जल में पाया जाने वाला शैवाल है। यही नहीं, नहरों एवं नदियों के किनारों की नम भूमि एवं चट्टानों पर भी परत के रूप में पाया जाता है। इसकी अनेक प्रजातियां सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से युक्त प्रदूषित जल की नलियों एवं जलाशयों में बहुतायत से पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका एक प्लावी जाति है, जबकि ऑसिलेटोरिया टीरीब्रिफॉर्मिस खारे पानी की झीलों में पाई जाती हैं। यानी गर्म पानी के झरनों में ऑसिलेटोरिया टीरीब्रिफॉर्मिस गर्म पानी के झरनों में, ऑसिलेटोरिया सैनवटा नम दीवारों पर और लाइमोसा वो खारे पानी की झीलों में पाई जाती हैं। एक प्रजाति ऑसिलेटोरिया प्रिसेम्स कुछ समुद्री प्राणियों की श्वसन नाल में अंतःजंतु एंडोजोइक रूप में पाई जाती हैं। यानी ऐसे पादप जो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं तो उन्हें अंतःजंतु एंडोजोइक कहते हैं। तो उस रूप में भी ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रजाति चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करती है। एक अन्य प्रजाति ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा भी चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसे अधिपादपीय एपिफाइटिक रूप में देखा गया है एवं इसकी बहुलता के कारण जल का रंग नीला हो जाता है। तो चावल के जो खेत हैं वहाँ भी पानी भरा रहता है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये कार्य करते हैं। अब बात आती है इसके थैलस संगठन के बारे में। तो आप देख पा रहे हो नीचे एक डायग्राम है जिसमें ऐसा इसका थैलस दिखाई देता है। ऑसिलेटोरिया का थैलस एक पंक्तिक एवं अशाखित तंतु या ट्राइकॉम होता है। शाखाएं नहीं पाई जाती, अशाखित होता है बच्चों, जो अदृश्य म्यूसिलेज आवरण के द्वारा ढका होता है। यह आवरण स्पष्ट आच्छाद के रूप में नहीं होता। प्राय इसके ट्राइकॉम उलझे समूह के रूप में पाए जाते हैं, परंतु यदा कदा एकल भी होते हैं। ये तंतु चपटे, सीधे या वक्र या मुड़े हुए व्यावर्तित होते हैं। ट्राइकॉम समूह में नीली, हरी या काले रंग की चादर या परत बनाते हैं। ट्राइकॉम की अंतस्थ कोशिका के अलावा शेष सभी कोशिकाएं आकृति एवं परिमाप में एक समान होती हैं, परंतु तंतु की एक प्रारूपिक कोशिका आयताकार या बेलनाकार होती है। दो कोशिकाओं के बीच पट वाले स्थान पर संकीर्णन नहीं पाया जाता। यानी जो कोशिकाएं हैं, जहाँ पर दो कोशिकाएं मिलेंगी वहाँ दबा हुआ स्थान नहीं होता है। कुछ प्रजातियों जैसे ऑसिलेटोरिया कोरेलाइना एवं ऑसिलेटोरिया कोनिका में पट वाले स्थान पर संकीर्णन भी पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ट्राइकॉम की कोशिकाएं गोलाकार दिखाई देती हैं एवं यह तंतु माला के समान दिखाई पड़ता है। अब इसकी हम कोशिका संरचना की बात करें तो कोशिका इस प्रकार की होती है। सबसे बाहर की तरफ ये इसका एक आवरण पाया जाता है विद्यार्थियों। ये इसका आवरण है, ठीक है बच्चों। और ये कार्बोक्सिसोम है, ये म्यूसिलस शीथ है। ये इसका जो हम आवरण कह रहे थे श्लेष्मीय आवरण है। गैस धानियाँ हैं, ये इसका न्यूक्लियोइड है। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें ये डेवलपिंग सेप्टम है, जो पट हैं, पट डेवलप हो रहे हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। फाइटोसिंथेटिक लैमेली, ये जो फोटोसिंथेटिक लैमेली जो प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएँ हैं वो इसमें
पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी थैलस संरचना है, कोशिका संरचना है। ऑसिलेटोरिया तंतु की सामान्य कोशिका की सबसे बाहरी संरचना एक कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की मोटाई लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम होती है और कोशिका भित्ति चूँकि ये शैवाल है तो सेलुलोज की ही पाई जाएगी। हेल्फेन के अनुसार कोशिका भित्ति के बाह्य हिस्से में दो अन्य स्तर पाए जाते हैं। एक परत की मोटाई 160 एंगस्ट्रॉम और दूसरी परत की 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। भित्ति के आंतरिक संरचनात्मक परत में लगभग 700 एंगस्ट्रॉम व्यास के छिद्र पाए जाते हैं जो मध्य परत मोटाई में खुलते हैं। बाह्य भित्ति पैक्टिन एवं आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका में कणिका में जीवद्रव्य पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे उपस्थित होती है। कोशिका में कणिका में जीवद्रव्य पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे उपस्थित होती है। कोशिका जीवद्रव्य बाहरी व रंगीन वर्ण की द्रव्य एवं आंतरिक रंगहीन केंद्र की द्रव्य में विभेदित होता है। विद्यार्थियों, कोशिका द्रव्य में विभिन्न झिल्लीबद्ध कोशिका उपांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःद्रव्य जालिका इत्यादि का अभाव होता है। बाहरी वर्ण की द्रव्य या क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकॉइड लंबोतक्ष के समकोण पर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इन पर फाइकोबिलिसोम्स कण पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल तथा फाइकोबिलिन्स वर्णक उपस्थित होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, तो इसमें एक सुधार है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं होकर पैक्टिन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसलिए कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी विद्यार्थियों? कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेलुलोज तो शैवालों में होता है, लेकिन ये नील हरित शैवाल है और प्रोकैरियोटिक है, इसलिए यहाँ कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है। अब बात करते हैं पोषण। तो ऑसिलेटोरिया एक स्वपोषी नील हरित शैवाल है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सरल कार्बनिक यौगिकों क्रम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा प्रकाश और आवश्यक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में पहले सरल कार्बोहाइड्रेट का एवं इनकी मात्रा बढ़ जाने पर कोशिका में इसे साइनोफाइसियन प्रोटीन कणों और सोनोफाइसियन स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। तो यह प्रकाश संश्लेषी है, अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। गति, मूवमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गति प्रदर्शित करता है ऑसिलेटोरिया। और एक तो इनमें महत्वपूर्ण गति है दोलन गति, ऑसिलेटोरिंग मूवमेंट, और इसी के कारण इसका नाम ऑसिलेटोरिया पड़ा है। ये ऑसिलेशन करता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है उस प्रकार से दाएं बाएं हिलता रहता है, और अपने अक्ष के दाएं बाएं हिलने वाली जो गति है वो दोलन गति होती है, ऑसिलेशन होती है। और ऑसिलेशन मूवमेंट करने के कारण ही इसका नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया है। दूसरे प्रकार की गति है विसर्पी गति, ग्लाइडिंग मूवमेंट। शैवाल विज्ञानियों के अनुसार ऑसिलेटोरिया थैलस से म्यूसिलेज का उत्सर्जन होता है। परिणाम स्वरूप ट्राइकोम का अग्र सिरा आगे व पीछे की ओर गतिशील होता है। इस प्रकार विसर्पी गति तंतु अक्ष की दिशा में होती है। विसर्पी गति का प्रमुख कारण ट्राइकोम कोशिकाओं का संकुचन एवं म्यूसिलेज का स्राव है। तो विसर्पी गति, दोलन गति तो इस प्रकार से होगी ऐसे, जबकि विसर्पी गति इस प्रकार से होगी आगे की तरफ। तीसरी प्रकार की जो गति है विद्यार्थियों, वो है घूर्णन गति, रेवोल्यूशन मूवमेंट। इसके अंतर्गत ट्राइकोम का अंतस्थ सिरा दक्षिणावर्त या वामावर्त रूप से एक ही दिशा में वृत्ताकार गति करता है। तो तीनों प्रकार की गतियां आप इसमें देख पा रहे हो विद्यार्थियों। पहली है विसर्पी, दूसरी है दोलन और तीसरी घूर्णन गति। वृद्धि, ग्रोथ। ऑसिलेटोरिया ट्राइकोम के अग्रस्थ एवं अंतर्वेशी दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अनेक कोशिकाएं एक साथ विभाजित हो सकती हैं विद्यार्थियों। अब बात आती है जनन। जनन किस प्रकार से होता है ऑसिलेटोरिया में? इसमें केवल सरल कायिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन का अभाव होता है। पहला है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन।
यदा कदा ट्राइकोम यांत्रिक क्षति के कारण 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े की कोशिकाएं विभाजन द्वारा नए ट्राइकोम का विकास करती हैं। तो पहला प्रकार तो हुआ विखंडन। दूसरा है हॉर्मोगोनिया। ये महत्वपूर्ण प्रकार है। अनुकूल वृद्धि काल में ट्राइकोम की कुछ कोशिकाएं किसी किसी स्थान पर मृत हो जाती हैं तथा इनका जीव द्रव्य म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है। यानी इनका जो जीव द्रव्य है वो मृत होने पर म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है। म्यूसिलेज से भरी हुई इन मृत कोशिकाओं को मृतोशिका या नेक्रीडिया कहते हैं। संलग्न कोशिका की अनुप्रस्थ भित्तियों के दबाव के कारण नेक्रीडिया द्विअवतल संरचना के रूप में प्रदर्शित होती हैं तथा पृथक्करण चक्रिका के रूप में कार्य करती हैं। इन मृत कोशिका की स्फीक क्षमता समाप्त हो जाती है तथा नेक्रीडिया में उपस्थित म्यूसिलेज के फूलने से तंतु इन कमजोर बिंदुओं से टूट जाता है एवं ट्राइकोम इस प्रकार के अनेक खंडों या हार्मोगोनिया में बंट जाता है। तो अनेक जगह से म्यूसिलेज के कारण पहले तो ट्राइकोम या शैवाल तंतु फूल जाता है और जो फूले हुए सिरे हैं वो हार्मोगोनिया कहलाएंगे, वो अलग हो जाते हैं और इनके बारंबार विभाजन से वो जो हार्मोगोनिया है वो नए ओसिलेटोरिया तंतु का निर्माण करते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओसिलेटोरिया एक नीलहरित शैवाल है, प्रोकैरियोटिक है और ये स्वयपोषी है जिसमें विशेष प्रकार की जो दोलन गति पाई जाती है, ऑसिलेशन मूवमेंट पाई जाती है, उस कारण से इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।